आइए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज का विषय बेहद दिलचस्प है। हम प्लेटो की रिपब्लिक के पहले अध्याय को खंगालने वाले हैं। ये सुनने में शायद किसी पुरानी धूल भरी किताब का नाम लगे, लेकिन असल में ये आज के दौर में सत्ता, नैतिकता और नेतृत्व को समझने के लिए एक जबरदस्त मास्टर क्लास है। प्राचीन दर्शन को आधुनिक बोर्डरूम में कैसे लागू किया जाए और सत्ता और ज्ञान के बीच का सदियों पुराना संघर्ष आज भी कितना प्रासंगिक है, चलिए इस सफर में मिलकर देखते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पेरियस की ओर प्रस्थान, न्याय के 3 अलग अलग रूप, एक आक्रामक जंगली जानवर को काबू करने की कला, शहर और आत्मा का संबंध, आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया में इन प्राचीन किरदारों की मौजूदगी और अंत में सुकराती मेंटरशिप। भाग 1, पीरियस की ओर प्रस्थान। यहां से सत्ता और ज्ञान के बीच का असली तनाव शुरू होता है। प्लेटो की रिपब्लिक की शुरुआत सुकरात के एक बहुत ही साधारण से लगने वाले वाक्य से होती है, मैं नीचे पीरियस गया। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ एक सैर का जिक्र नहीं है। पीरियस उस समय एथेंस का एक बड़ा, शोरगुल से भरा लोकतांत्रिक और वाणिज्यिक केंद्र था, यानी आम जनता का गढ़। दार्शनिक नजरिए से नीचे जाने का मतलब है कि एक ज्ञानी व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वो अपने ऊंचे, शांत दार्शनिक शिखर से उतरे और समाज की असली उथल-पुथल भरी दुनिया में जाए। ज्ञान को बंद कमरों में नहीं रखा जा सकता। वहां पहुंचते ही एक जबरदस्त दृश्य सामने आता है। सुकरात को कुछ लोग रोक लेते हैं। यहां 2 ताकतों का सीधा टकराव है। एक तरफ सत्ता है। एथेंस के लोग अपनी भीड़ और शारीरिक बल के दम पर सुकरात को रोक रहे हैं, और दूसरी तरफ है ज्ञान, सुकरात, जो तर्क और दार्शनिक बातचीत से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिना ज्ञान की सत्ता कितनी अंधी हो सकती है, ये दृश्य उसका सटीक उदाहरण है, और ये टकराव आज की राजनीति में भी हमें अक्सर देखने को मिलता है। दूसरा भाग, न्याय के 3 मूल रूप। यहां से कहानी में कुछ बहुत ही दिलचस्प किरदार जुड़ते हैं। सुकरात की मुलाकात 3 अलग अलग तरह के लोगों से होती है, और हर कोई न्याय की अपनी अपनी परिभाषा लेके बैठा है। सबसे पहले आते हैं सिफालस। ये पैतृक परंपराओं को मानने वाले हैं। इनके लिए न्याय बस सच बोलना और कर्ज चुकाना है। सुकरात का जवाब क्या होता है? क्या किसी पागल इंसान को उसकी तलवार वापस कर देना न्याय है? बिल्कुल नहीं। फिर आते हैं पोलेमार्कस, जो कबीलाई सोच रखते हैं, यानी दोस्तों का फायदा और दुश्मनों का नुकसान। सुकरात समझाते हैं कि एक न्यायप्रिय इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और अंत में एंट्री होती है थ्रिसिमेकस की, जिसका अड़ियल मानना है कि न्याय सिर्फ ताकतवर का फायदा है। सुकरात इसे भी यह कह के खारिज करते हैं कि एक सच्चा शासक हमेशा अपनी प्रजा के हित में काम करता है। इस पूरी बहस के बीच एक बहुत ही कमाल का प्राचीन यूनानी कंसेप्ट उभर कर आता है, एरेटे। इसका मतलब है किसी इंसान की स्वाभाविक उत्कृष्टता या उसकी सबसे अच्छी खूबी। सुकरात का तर्क है कि न्याय का काम लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उनकी एरेटे को निखारना है। मतलब हर किसी को बेहतर बनाना और शिक्षित करना ही हमारी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। तीसरा भाग, जंगली जानवर को काबू करना। अब माहौल थोड़ा गरमाने वाला है। थ्रेसिमेकस का जो किरदार है, वो बातचीत में किसी खूंखार जंगली जानवर की तरह कूद पड़ता है, एकदम भेड़िए या शेर की तरह। उसे सिर्फ पैसे, सत्ता और अपने अहंकार से प्यार है। यहां तक कि इस दार्शनिक बहस में अपनी बात कहने के लिए भी वो पहले पैसों की मांग करता है। सोचिए, वो पूरी तरह से शून्यवाद और ताकत की राजनीति का समर्थन करता है। उसका मकसद चर्चा करना नहीं, बल्कि आक्रामक बयानबाजी से दूसरों की आवाज दबाकर अपना दबदबा कायम करना है। तो ऐसे इंसान को कैसे संभाला जाए? सुकरात यहाँ एक शेर को वश में करने वाले रिंग मास्टर की तरह काम करते हैं। वो सीधे पलटवार करने की गलती नहीं करते, एक कदम पीछे हटते हैं और व्यंग का शानदार इस्तेमाल करते हैं। थ्रेसिमेकस की झूठी तारीफ करके उसे निहत्था कर देते हैं। फिर वो ऐसे सवाल पूछते हैं जो उसके ही तर्कों की धज्जियां उड़ा देते हैं। नतीजा, थ्रेसिमेकस का सारा घमंड पल भर में टूट जाता है और वो पसीने से तरबतर होकर चुपचाप खड़ा रह जाता है। ये बहस जीतने का एक असली मास्टर क्लास है। चौथा भाग, शहर और आत्मा। इस बहस के बाद एक और गहरा विचार सामने आता है। संवाद यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत रखता है। कोई भी राजनीतिक ढांचा या शहर असल में इंसान की आत्मा का ही एक बड़ा रूप है। इंसान अंदर से कैसा है? क्या वो ज्ञान चाहता है, सम्मान चाहता है, या सिर्फ पैसों के लालच में अंधा है? यही व्यक्तिगत इच्छाएं तय करती हैं कि वो कैसा समाज बनाएगा। अगर किसी समाज के लोग सिर्फ सत्ता के भूखे होंगे, तो वे मिलकर एक अत्याचारी व्यवस्था ही खड़ी करेंगे। 5वां भाग, प्राचीन मूल रूप और आधुनिक बोर्डरूम। ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं। आइए देखते हैं कैसे। जरा विचार करें
क्या ये प्राचीन यूनानी किरदार आज हमारे आसपास मौजूद नहीं है? सिफिलिस उस पारंपरिक सीईओ की तरह हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं और बस किसी तरह कंपनी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। पोलेमार्कस वो उस मिड लेवल मैनेजर की तरह हैं जो ऑफिस में जमकर गुटबाजी करता है, अपने चमचों को प्रमोट करना और बाकियों का रास्ता रोकना। और थ्रेसीमेकस वो क्रूर एग्जीक्यूटिव है जो पूरी कंपनी का इस्तेमाल सिर्फ अपने अहंकार और ताकत को बढ़ाने के लिए करता है। आज के कॉरपोरेट बोर्डरूम अभी भी इन्हीं दार्शनिक संघर्षों का अखाड़ा बने हुए हैं। छठा भाग, सुकराती मेंटरशिप और नेतृत्व। तो फिर सही रास्ता क्या है? यहाँ सुकरात टेक्ने यानी कला के सिद्धांत की बात करते हैं। उनका मानना है कि नेतृत्व भी एक कला है। जिस तरह एक अच्छे डॉक्टर का मुख्य काम पैसा कमाना नहीं बल्कि मरीज का इलाज करना होता है, ठीक उसी तरह एक असली लीडर का काम अपना रुतबा बढ़ाना नहीं बल्कि अपनी टीम और संस्था का भला करना है। जो व्यक्ति सच में ज्ञानी है वो दूसरों पर हावी होने की कोशिश नहीं करता बल्कि वो अज्ञानता से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आगे आता है। सुकरात की ये सवाल पूछने की कला, जिसे डायलेक्टिक कहते हैं, किसी के भी झूठे और अनुचित आत्मविश्वास को तोड़कर उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकती है। सीधे हमले या बहस करने के बजाय आज के लीडर्स भी इस तकनीक का इस्तेमाल करके ऑफिस के बड़े बड़े विवादों को बड़ी शांति से सुलझा सकते हैं, जिससे टीम में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। आइए अब कुछ सवालों पर विचार करते हैं। कार्यस्थल पर जब कोई व्यक्ति थ्रेसिमेकिस की तरह आक्रामक व्यवहार करे और सिर्फ अपनी सत्ता दिखाना चाहे, तो एक लीडर सुकराती तरीके से बिना लड़े सही सवाल पूछकर स्थिति को कैसे शांत कर सकता है? ये विवाद सुलझाने की एक जबरदस्त रणनीति है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। हमारे आधुनिक कॉर्पोरेट कल्चर में पोलेमार्कस वाली गुटबाजी इतनी आम क्यों हो गई है? क्या अनजाने में हमारी पदोन्नति की नीतियां दोस्तों को फायदा और दुश्मनों को नुकसान वाली कबीलाई सोच को बढ़ावा दे रही हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है ताकि एक निष्पक्ष माहौल बन सके। और आखिर में इस उत्तेजक विचार पर गौर करें। अगर असली नेतृत्व वही है जो लोगों की भलाई के लिए हो, तो आज के अधिकारियों को अपनी सत्ता की परिभाषा में क्या बदलाव करने चाहिए ताकि वे अपनी टीम की एरटे यानी उत्कृष्टता को बाहर ला सकें? सत्ता का असली मकसद आखिर क्या है? नियंत्रण या फिर उत्थान?